हाय, वेलकम बैक। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ स्टेरलाइट टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करूंगा। तो स्टेरलाइट टेक्नोलॉजीज करती क्या है, सबसे पहले इसका बिजनेस समझना जरूरी है। 5G, डेटा सेंटर, AI इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाउड कंप्यूटिंग, ब्रॉडबैंड इंटरनेट, ये सब चीजें कुछ भी काम नहीं करेंगी अगर डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर ना हो। और डेटा एक जगह से दूसरी जगह किससे मूव होती है? ऑप्टिकल फाइबर केबल से। और स्टेरलाइट टेक्नोलॉजीज ऑप्टिकल फाइबर केबल ही बनाता है। अमंग द लार्जेस्ट एंड लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर एंड OFC इन इंडिया ड्यू टू बैकवर्ड इंटीग्रेशन। तो सिर्फ ऑप्टिकल फाइबर केबल नहीं, बैकवर्ड इंटीग्रेशन से सारी चीजें बनाता है। अगर इसकी एनुअल रिपोर्ट ओपन करें तो नेक्स्ट पेज पे हम देखें तो यहाँ पे पूरा इन्होंने वैल्यू चेन दिखाई हुई है। ऑप्टिकल फाइबर होता क्या है? बेसिकली ऑप्टिकल फाइबर एक अल्ट्रा प्योर ग्लास है जिसकी प्योरिटी बहुत ज्यादा हाई है, 99.99%। और इस ग्लास से ही डेटा पास होती है लाइट के थ्रू। और सोचने में लगता है कि ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हर जगह तो वायरलेस डेटा चल रही है। बट एक्चुअल में वायरलेस का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ एक्चुअल में ही वायरलेस है। हो सकता है जो लास्ट में अगर हम लोग फॉर एग्जांपल फोन यूज कर रहे हैं तो वो हो सकता है वायरलेस यूज करके डेटा रिसीव या सेंड करे, क्योंकि इस केस में डेटा वायरलेस जो टावर्स होते हैं उनके थ्रू ट्रेवल करती है। बट उस टावर तक लाने ले जाने के लिए डेटा को ऑप्टिकल फाइबर केबल्स का यूज होता है। सवाल ये है कि क्या बिना फाइबर के डेटा ऑप्टिकल फाइबर केबल के डेटा ट्रांसफर नहीं हो सकता? हो सकता है, होता भी है। कॉपर केबल्स के थ्रू होता है, मोबाइल टावर्स के थ्रू हो सकता है जो वायरलेस होते हैं, सैटेलाइट के थ्रू हो सकता है। बट इन सब की लिमिटेशंस हैं। जो पुराने ब्रॉडबैंड कनेक्शंस होते थे वो कॉपर लाइन के थ्रू ट्रांसफर होते थे डेटा उसमें। बट उसकी प्रॉब्लम क्या थी? उसमें डेटा स्लो ट्रांसमिट होती है और साथ ही साथ बहुत ज्यादा लॉस होता है, क्योंकि कॉपर के केस में इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ट्रांसमिट होता है, जबकि ऑप्टिकल फाइबर केबल के केस में डेटा जो ट्रांसफर होती है वो लाइट के थ्रू होती है और लाइट की स्पीड बहुत फास्ट होती है। 100 किलोमीटर की डेटा ट्रांसफर करने के लिए कॉपर वायर बहुत बेकार हो सकती है, बट ऑप्टिकल फाइबर केबल बहुत अच्छे से परफॉर्म करेगी 100 किलोमीटर अगर डेटा ट्रांसफर करनी है। तो यहाँ पे इसकी पूरी वैल्यू चेन दी गई हुई है। जो प्योरेस्ट ग्रेड सिलिकॉन होता है उससे ये बनाते हैं SiCl4 फॉर्मेशन। उसके बाद ये थर्ड पे, फोर्थ पे, और फिर अल्ट्रा प्योर ग्लास प्री फॉर्म में निकलता है और इससे हाई ग्रेड फाइबर निकालते हैं। और इस हाई ग्रेड फाइबर से मिलके फाइबर केबल बनी होती है और इस फाइबर केबल के अंदर से लाइट के थ्रू डेटा ट्रांसफर होती है एक जगह से दूसरी जगह। और एक फाइबर जो स्ट्रैंड होता है इसके अंदर से एनोरमस अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफर हो सकती है। तो मैनेजमेंट यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये कंपनी बोल रही है बेसिकली ये पूरी वैल्यू चेन में प्रेजेंट है। ये खुद ही फाइबर बनाते हैं और खुद ही उसको फाइबर केबल में बना के सेल करते हैं टेलीकॉम कंपनीज को, AI डेटा सेंटर्स में, जहां जहां पे भी केबल्स लगती हैं। ऐसा नहीं है कि टेलीकॉम कंपनीज वगैरह जो एयरटेल, जियो जैसी कंपनीज हैं वो खुद ही अपनी ऑप्टिकल फाइबर केबल्स बनाती हैं। जिस तरीके से कोई भी कार कंपनी अपनी खुद से सारा स्टील नहीं बनाती कार का, इसी तरीके से कंपनी भी दूसरी कंपनी से ऑप्टिकल फाइबर केबल्स प्रोक्योर करती हैं। और STL की खास बात यह है कि बाकी कंपनी जैसे कोई नॉर्मल प्लेयर होगा वो क्या करेगा, ऑप्टिकल फाइबर किसी दूसरी कंपनी से खरीदेगा और खुद की ऑप्टिकल फाइबर केबल बना के सेल कर देगा, जबकि ये कंपनी बैकवर्ड इंटीग्रेशन से पूरी प्रोसेस चेन में इन्वॉल्व है। और अब अगर कंपनी की लेटेस्ट कॉन कॉल्स वगैरह में देखें तो ये सिर्फ टेलीकॉम तक सीमित नहीं है। मैनेजमेंट अपने आप को बार बार क्या बता रहा है कि अभी 3 मल्टी ईयर कैपेक्स साइकिल्स चल रही हैं, जिसकी वजह से कंपनी की ग्रोथ बहुत हाई होने रहने वाली है। टेलीकॉम कंपनीज 5G का यूज बढ़ा रही हैं, जिसकी वजह से वो अपना नेटवर्क ज्यादा से ज्यादा बिछा रही हैं और उसकी वजह से ज्यादा ऑप्टिकल फाइबर केबल लगेंगी। दूसरी, ज्यादा से ज्यादा घरों में FTTX ब्रॉडबैंड पहुंच रहा है, जिसकी वजह से भी ज्यादा से ज्यादा ऑप्टिकल फाइबर केबल लगेंगी। और मोस्ट इंपोर्टेंटली मैनेजमेंट बोल रही है कि जिस तरीके से नए नए डाटा सेंटर्स ओपन हो रहे हैं और होंगे फ्यूचर्स में, तो उन सब में ऑप्टिकल फाइबर केबल्स का यूज होगा। और ये कंपनी इसी को अपना सबसे ज्यादा AI के चलते ही अपने आप को अभी AI रेडी नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी बता रही है और बोल रही है कि ये वंस इन अ जनरेशनल अपॉर्चुनिटी है फॉर ऑप्टिकल कनेक्टिविटी। और कॉपर रीचेस दिस बैंडविड्थ थ्रेशोल्ड एंड फाइबर नाउ बिकम्स एसेंशियल। और AI के चलते बहुत ही ज्यादा फाइबर इंटेंसिटी बढ़ चुकी है। पूरी अगर कॉन कॉल पढ़ेंगे, कॉन कॉल की ये समरी, तो हर जगह मैनेजमेंट सिर्फ AI डेटा सेंटर की बात कर रही है कि AI डेटा सेंटर के चलते वो बिना ज्यादा से ज्यादा केबल्स के पॉसिबल नहीं है। और STL टेक उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने के लिए एकदम रेडी है, क्योंकि AI के लिए बहुत सारे डेटा सेंटर चाहिए और डेटा सेंटर के लिए बहुत सारे हजारों GPUs और सर्वर्स लगेंगे और वो सारे एक दूसरे से केबल के थ्रू कनेक्ट होंगे। मोर डेटा सेंटर, मोर फाइबर डिमांड और मोर STL ग्रोथ, ऐसा ये बोल रहे हैं, इनकी थीसिस है। और इसी कमेंट्री के चलते अगर इनका शेयर देखें, इस क्वार्टर की कॉन कॉल और रिजल्ट आने के बाद लगभग मई के
महीने में ही मई से जून तक डबल हो चुका है जब से मैनेजमेंट की रिजल्ट इस क्वार्टर के। और ये कौन कॉल हुई है? मैनेजमेंट का साफ साफ इनका तर्क है कि एआई की जो ग्रोथ है वो बिना मैसिव फाइबर इंफ्रास्ट्रक्चर के हो नहीं सकती, क्योंकि एआई की ट्रेनिंग करने के लिए बहुत सारी डेटा का रिक्वायरमेंट होगा, इधर से उधर डेटा ट्रांसफर होगी, डेटा सेंटर को अल्ट्रा हाई बैंडविड्थ कनेक्टिविटी चाहिए होगी, और जो जीपीयू वगैरह होंगे डेटा सेंटर में उनको एकदम लो लेटेंसी वाले फाइबर लिंक्स चाहिए ताकि मैक्सिमम स्पीड आ सके। और जितना ज्यादा एआई का यूज होगा उतने ही ज्यादा डेंसर फाइबर की डिप्लॉयमेंट होगी। और इसी के चलते मैनेजमेंट बोल रही है कि जो आने वाले टाइम में ग्रोथ होगी वो बहुत ही एक्सेप्शनल होगी। कंपनी का जो मेजर रेवेन्यू आता है अभी करंट फाइनेंशियल ईयर 26 में नॉर्थ अमेरिका से आया है 40% और बाकी यूरोप से 40% और बाकी सब जगह से 20% का आया। तो कंपनी की प्रेजेंस इंडिया से बाहर ही है मोस्टली। और कंपनी को अगर देखें कि किस किस तरीके की ये ऑप्टिकल फाइबर और केबल्स बनाता है तो इनकी पीपीटी में अगर चेक करें तो यहाँ पे कंपनी बोल रही है नंबर 1 एंड टू एंड ऑप्टिकल फाइबर मैन्युफैक्चरर इन इंडिया, 8% ग्लोबल मार्केट शेयर इन वर्ल्ड एक्सक्लूडिंग चाइना। चाइना का केस आगे डिस्कस करेंगे। अगर इनकी ऑप्टिकल फाइबर की टाइप्स देखें तो किस टाइप्स के ये फाइबर बनाते हैं इस पीपीटी में तो नहीं दिया हुआ। अगर मैं फिर से इनके यहाँ पे इन्फो की समरी में जाऊं तो यहाँ पे भी नहीं दिया हुआ, शायद किसी और रिसर्च रिपोर्ट में पढ़ा था। तो लेट मी जस्ट सर्च इट ऑन जेमिनाई, हाउ एडवांस ऑप्टिकल फाइबर डज एसटीएल मेक। तो यहाँ पे अगर हम देखें एस्टेलाइट टेक्नोलॉजी हैज ट्रांजिशनड इनटू अ डीप टेक लीडर इन दी ऑप्टिकल स्पेस। तो ये ऐसा सेक्टर है बेसिकली टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेक्टर भी इसको बोल सकते हैं, क्योंकि अगर कंपनी की खुद कैश फ्लो स्टेटमेंट के नीचे यहाँ पे इनसाइड्स देखें तो कंपनी ने ग्लोबल पेटेंट्स फाइल किए हुए लगभग 700 पेटेंट्स हैं इनके पास। तो सिर्फ ऑप्टिकल फाइबर नहीं बनाना बल्कि क्योंकि टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेक्टर है तो रोज नई नई हो सकता है कल को और नई टेक्नोलॉजी आ जाए जो और अच्छे तरीके से डेटा ट्रांसफर कर सकती हो। तो कंपनी इसमें नई नई फाइबर और एडवांस टेक्नोलॉजी ट्राई करती रहती है। और अभी अप्रैल 26 में इन्होंने अपनी होलो कोर फाइबर केबल लॉन्च करी है जो कि ट्रेडिशनल फाइबर केबल से बिल्कुल अलग है। इसकी वजह से इसमें फास्टर स्पीड है और काफी लो लेटेंसी है। उसके अलावा ये होलो कोर फाइबर दूसरी इन्होंने मल्टी कोर फाइबर मल्टी लेन सुपर हाईवे एचटीएल हैज सक्सेसफुली ट्रायल्ड एंड डिप्लॉयड मल्टी कोर फाइबर व्हिच फीचर्स मल्टीपल इंडिपेंडेंट कोर्स विद अ सिंगल स्टैंड ऑफ फाइबर। तो ये बेसिकली ऐसा है कि जैसे सिंगल स्टैंड ऑफ फाइबर में सिंगल गाड़ी का लेन होता है, ये मल्टीपल गाड़ी लेन एक्सप्रेसवे टाइप हो गया। बाय हैविंग 4 और मोर कोर्स इन वन फाइबर इट इफेक्टिवली मल्टीप्लाइज द डेटा कैपेसिटी पर स्ट्रैंड विदाउट इंक्रीजिंग फिजिकल केबल साइज। तो कम से कम छोटे केबल के साइज में ज्यादा से ज्यादा डेटा ट्रांसफर कर सकती है और ज्यादा स्पीड से कर सकती है। तो ये काफी अच्छी चीज है कंपनी की रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च कर रही है और अपनी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बढ़ा रही है जिससे हायर मार्जिन कमांड कर पाए बाकी किसी लोअर मार्जिन में ऑप्टिकल फाइबर और केबल सेल करने वाली कंपनी से ज्यादा। तो इस सेक्टर में मेरे हिसाब से टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो अब बाकी सब तो बिजनेस तो समझ लिया कि बिजनेस क्वालिटी अच्छी है, सब अच्छा है और मैनेजमेंट बोल रही है कि एआई की ग्रोथ में बिना ऑप्टिकल फाइबर के ग्रोथ इम्पॉसिबल है। बट उसके बावजूद भी एआई में तो लाखों की इन्वेस्टमेंट हो रही है, फिर भी कंपनी का कुल रेवेन्यू सेल्स 4,500 करोड़ के आसपास है और नेट प्रॉफिट 56 करोड़ का है। जबकि उससे पहले तो 2 ईयर लॉस ही था। उससे पहले 127 करोड़ का प्रॉफिट था और उससे पहले 45 करोड़ का, उससे पहले 265 करोड़ का। तो 7-8 साल से अगर देखें तो सेम ही सेल्स है लगभग और काफी इरेगुलर सा प्रॉफिट है। तो बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है। ऐसा क्यों है? क्योंकि अभी तक तो कंपनी टेलीकॉम में ही मेनली अपनी टेलीकॉम ब्रॉडबैंड को ही अपनी चीजें सप्लाई करती थी। बट आने वाले टाइम में बोल रहा है कि मैनेजमेंट एआई की वजह से इनको काफी बूम मिलेगा आने वाले टाइम में। बट मेरे हिसाब से वो देखने वाली बात होगी कि कितना एआई और डेटा सेंटर में तो ग्रोथ होगी, वो सबको पता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर फॉर एग्जांपल 100 रुपए अगर मेरे हिसाब से एआई डेटा सेंटर में खर्च होंगे तो ऐसा तो नहीं है कि सारा का सारा फाइबर या केबल्स में ही लगेगा। वो तो बहुत एक मिनिमल सा परसेंटेज आएगा मेरे हिसाब से। 100 रुपए में से हो सकता है 4-5 रुपए केबल्स पे खर्च हो जाए, मैक्सिमम 10 तक पहुंच सकता है। क्योंकि अगर सर्च भी करें ग्लोबल ऑप्टिकल फाइबर केबल मार्केट साइज, ये काफी टाइम लगा रहा है। अगर मैं डायरेक्ट गूगल पे सर्च करता हूँ द ग्लोबल ऑप्टिकल फाइबर केबल मार्केट इज वैल्यूड बिटवीन, तो 14 से 18 बिलियन का मार्केट है ये। तो बहुत छोटा मार्केट है, ज्यादा बड़ा मार्केट नहीं है। अगर चेक करें ग्लोबल एआई डेटा सेंटर मार्केट साइज तो ये लगभग 180 से 344 बिलियन का है आज की डेट में, लगभग इससे 10 गुना से भी ज्यादा और आने वाले टाइम में 2 ट्रिलियन से हो सकता है। तो ये ग्रो करेगा तो ये भी ग्रो करेगा, बट उतना बड़ा मार्केट साइज नहीं होगा इसका फिर भी। और ऐसा नहीं है कि जितना ग्रो करेगा तो सारा का सारा एचटीएल टेक में भी प्रोपोर्शनेटली आ जाएगा, क्योंकि कंपनी ग्लोबली ऑपरेट करती है और जितनी भी बातें कर रही है कंपनी अपनी प्रेजेंट
प्रेजेंटेशन वगैरह में सब जगह मार्केट शेयर की बात क्यों हो रही है चाइना को एक्सक्लूड करके, क्योंकि कंपनी 40% का तो रेवेन्यू अमेरिका से आता है, नॉर्थ अमेरिका से, और 40% के आसपास यूरोप से। तो मोस्टली इन कंट्रीज ने चाइना को एक्सक्लूड किया हुआ है अपनी प्राइवेसी या फिर सोवरेंटी या फिर चाइनीज कंपनी से अपनी डिपेंडेंसी हटाने के लिए। और चाइना से ही क्या बल्कि सारी की सारी ये कंपनी भी वहां पे इसीलिए सेल कर पाती है क्योंकि इनकी वहीं पे प्लांट्स और सब्सिडरीज हैं। अगर देखें इनकी कौन कॉल में, यहाँ पे तो वही कंपनी होलो फाइबर केबल और मल्टीकोर फाइबर की बात करिए, उसके नीचे मैनेजमेंट बोल रही है कि एक्स चाइना हटा के 8% का ग्लोबल मार्केट शेयर है कंपनी के पास डिस्पाइट यूएस टैरिफ इंपैक्ट। और इस क्वार्टर में टैरिफ कम होने के कारण थोड़ा और ज्यादा रेवेन्यू बढ़ सकता है। और अगर स्टार्टिंग में जाएं तो यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका डीसी इंस्टॉल कैपेसिटी एक्सपेक्टेड टू डबल 60 गीगावाट इन 2025। आने वाले 4-5 साल में नॉर्थ अमेरिका में डबल होने वाली है डेटा सेंटर की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। तो मैनेजमेंट इसी ग्रोथ फायदा उठाने के लिए बात कर रही है और अपनी लेटेस्ट कॉन कॉल में, और उसी के चलते स्टॉक में काफी बुलिश सेंटीमेंट बने हैं। बट मेरे हिसाब से अगर चाइनीज कंपनी बहुत ही बल्क में अगर प्रोड्यूस करने लगी तो उसकी वजह से फ्यूचर में कभी भी इसका प्राइस क्रैश कर सकता है, कम हो सकता है, जिसके चलते फ्यूचर में हो सकता है प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाए। और यही सबसे बड़ा रिस्क मुझे लगता है। दूसरा रिस्क टेक्नोलॉजी का लगता है कि कल को हो सकता है और टेक्नोलॉजी आ जाए। बट टेक्नोलॉजी में तो कंपनी के पास खुद भी पेटेंट्स हैं और टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी खुद को बताती है, तो वो कहीं ना कहीं हो सकता है पॉजिटिव पॉइंट है और कंपनी को कम इफेक्ट करे नेगेटिवली। तो कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है मेरे हिसाब से, अगर कंपनी की स्ट्रेंथ देखें तो दूसरी कंपनियों की तरह नहीं है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन से फुल सप्लाई चेन खुद कंट्रोल करती है, वो पॉजिटिव पॉइंट है। ग्लोबल प्रेजेंट है, 80% इंडिया के बाहर से रेवेन्यू आता है, जो कि सेकंड अच्छा पॉइंट है। टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी है थर्ड पॉइंट, और जिस इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है उसके काफी अच्छे तरीके से ग्रो करने की चांसेस है आने वाले टाइम में एआई डेटा सेंटर की। और वीकनेस क्या लगती है मुझे कंपनी की, वीकनेस एक तो जो टेलीकॉम सेक्टर वो सिक्लिकल है, जैसे ही टेलीकॉम सेक्टर में कैपेक्स स्लो होता है तो इस कंपनी का रेवेन्यू अफेक्ट कर सकता है। बट कंपनी खुद को अब एआई ड्रिवन कंपनी ज्यादा बता रही है, तो वो देखने लायक होगा कि कितना स्टेबल आने वाले टाइम में इनका रेवेन्यू रह सकता है। एक वीकनेस ये भी है क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिसर्च ओरिएंटेड और एफिशिएंसी ड्रिवन प्रोसेस है, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर की प्योरिटी 99.9% रहनी चाहिए, तो इसके चलते एक्सपेंसिव प्रोसेस है और फिक्स्ड एसेट ज्यादा है। और कंपनी की लगातार डेट भी अगर देखें तो हमेशा इक्विटी से ज्यादा रही है, अभी इक्विटी के बराबर ही है, तो हाई बोरोइंग्स हैं, जिसके चलते अगर थोड़ी भी स्लो डाउन आए तो रेवेन्यू इंपैक्ट होता है। और कंपनी 2 साल पहले भी लॉस में ही थी। और एक सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर मेरे हिसाब से है चाइनीज कंपनीज का। अगर कल को चाइनीज कंपनीज ज्यादा प्रोडक्शन स्टार्ट कर देती हैं तो प्राइस हो सकता है क्रैश कर जाए। बाकी फिलहाल करंट क्वार्टर देख के तो कंपनी का बहुत सही लग रहा है। अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट आखिरी 8-10 क्वार्टर में सबसे हाईएस्ट आया और 60 करोड़ का प्रॉफिट आया है। ऐसे ही 4 क्वार्टर में फॉलो करें तो 120-150 के आसपास पहुंच सकता है नेट प्रॉफिट। बट वो सब स्टॉक प्राइस ने कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट ऑलरेडी कर दिया है। 1-1.5 महीने में ही प्राइस डबल हो चुका है और 28,000 करोड़ की मार्केट कैप हो गई 14,000 से। और स्टॉक पी देखें तो 600 चल रहा है फिलहाल तो। और आरओसी ही भी ऐसी कुछ खास नहीं है, जितना खुद का और बोरोइंग का पैसा है उन सब पे टोटल कंपनी सिर्फ फिलहाल तो 7-8% के आसपास का ही प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है। बट कंपनी का हालांकि प्रोमोटर जो है ये वेदांता ग्रुप की ही कंपनी है और बैकग्राउंड तो काफी स्ट्रॉन्ग है। तो फिलहाल मेरे हिसाब से तो कंपनी अगर फिलहाल इसका 10-12% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन चल रहा है आखिरी कुछ सालों से, अगर कंपनी अपने आप को जैसा बोल रही है डेटा सेंटर एआई को सर्व करने वाली कंपनी बना लेती है और अपने मार्जिन इंप्रूव कर लेती है 12 से लगभग 15-20% के आसपास, और सिक्लिकलिटी टेलीकॉम सेक्टर से अपनी डिपेंडेंसी कम कर लेती है, तो आने वाले टाइम में हो सकता है ये वैल्यूएशन जस्टिफाइड हो और यहाँ से भी ग्रो कर जाए। बट वो सब देखना होगा एग्जीक्यूशन कैसा रहता है कंपनी का। तो मेरे हिसाब से बिजनेस तो इंटरेस्टिंग है, मैनेजमेंट भी इंटरेस्टिंग बातें कर रही है, रिसेंट करंट क्वार्टरली एग्जीक्यूशन भी अच्छा रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से ये ऐसा नहीं है कि कोई टर्न अराउंड स्टोरी है, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी रीरेट हो चुका है काफी। 1 साल पहले से भी देखें तो लगभग 80-85 से 600 के आसपास लगभग 8-10 गुना हो चुका है ऑलरेडी। और आने वाले टाइम में भी मुझे ये ऐसा नहीं है कि सर्टेन विनर दिख ही रहा है, एग्जीक्यूशन डिपेंडेंट है। क्योंकि अगर इसमें जरा सा भी एग्जीक्यूशन ऊपर नीचे हुआ तो स्टॉक एकदम से क्रैश भी कर सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो मैं तो इसमें फिलहाल इन्वेस्टेड नहीं हूँ, ना ही इन्वेस्ट करने की सोच रहा हूँ। बट क्योंकि काफी लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे इस स्टॉक के रिगार्डिंग, तो मैंने अपना व्यू पॉइंट शेयर किया है स्टॉक के रिगार्डिंग। आप क्या सोचते हैं इस स्टॉक के बारे में कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।